हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा उठा रहे होंगे व ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। हम क्लास 10th लेसन नंबर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। इस लेसन के हमने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। पहले आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से उन 5 वीडियोज़ को देख सकते हो। आज हम इस लेसन का 6ठा वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साल्ट्स क्या होते हैं, यानी कि लवण। जैसे ही ये नाम आप सुनते हो यानी कि साल्ट्स, आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि कॉमन साल्ट, यानी कि जिसे आप टेबल साल्ट कहते हो या यूं कह लीजिए साधारण नमक जिसे कहते हो। यानी जब भी हम साल्ट्स की या लवण की बात सुनते हैं, हमारा दिमाग घूम फिर के अपने जो टेबल साल्ट होता है, यानी कि जो हम घर में खाना बनाने में नमक उपयोग में लाते हैं, उस पे चला जाता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि वही साल्ट है। वो साल्ट है, मैं ये नहीं कह रहा वो साल्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वो ही साल्ट है, यानी वो अकेला ही साल्ट है। और भी बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। हम उनके बारे में आज इस लेसन से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कॉमन साल्ट के अलावा और कौन कौन से साल्ट्स होते हैं, या किन को आप साल्ट कह सकते हो, किन को आप साल्ट नहीं कह सकते। आइए इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साल्ट्स किसे कहें, यानी साल्ट की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसको किसी एक छोटी सी परिभाषा में बांधना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने क्या किया है, साल्ट्स को हम किन किन को साल्ट्स कह सकते हैं, 3-4 डेफिनेशनें हम पढ़ेंगे। वो सारी सही हैं, पर हम अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी बात। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, साल्ट किसे कहें? जो अम्लों की हाइड्रोजन को, यानी कोई एसिड हो उसकी हाइड्रोजन को धातु द्वारा या अमोनियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं। सपोज करो कोई भी आपके पास एसिड है, यानी कि ये कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें एक हाइड्रोजन है, आपको दिखाई दे रही है। यदि मैं इस हाइड्रोजन को किसी मेटल यानी कि धातु से हटा दूं, तो जो पदार्थ मुझे प्राप्त होगा वो साल्ट होगा, यानी वो लवण होगा। आइए कैसे? यानी मैंने इसकी हाइड्रोजन हटा दी, मान लीजिए सोडियम से, ठीक है, सोडियम जोड़ दिया और हाइड्रोजन हटा दी। माइनस का मतलब हटा दी, प्लस का मतलब जोड़ दिया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ बेटा? NaCl, यानी कि मैंने H हटाया, उसकी जगह Na लगा दी, तो NaCl क्या है? एक साल्ट है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए HCl में से मैं H हटा दूं और कोई दूसरी धातु K जोड़ दूं, पोटेशियम, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मैंने H हटा दिया और क्या जोड़ दिया उसकी जगह? पोटेशियम, तो मुझे क्या मिला? KCl। तो KCl क्या है? एक लवण है। ठीक है, ऐसा काम हम किसी भी धातु को लगा के करेंगे तो मुझे जो पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या होगा? लवण। कुछ लवण ऐसे भी होते हैं जिनमें धातुओं की बजाय हम अमोनियम आयन का उपयोग करते हैं, NH4 आयन का। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम्पल भी, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, आपने किसको हटा दिया? H को, क्या बच गया आपके पास? Cl। ठीक है, अब मैंने किसको जोड़ा? NH4 को, वो यहां लिख दूं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या है? एक लवण है। यानी लवण को समझने की पहली जो बात आपने देखी है वो क्या? किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा दो, किसके द्वारा? या तो किसी धातु के द्वारा हटा दो, या किसके द्वारा हटा दो? अमोनियम आयन के द्वारा। जो पदार्थ आपको मिलेगा वो क्या होगा? लवण होगा। आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। H2SO4 आपके पास है, ठीक है, इसमें से आप क्या करो? हाइड्रोजन को हटा दो। मान लीजिए कितनी हाइड्रोजन है? 2। पहले एक को हटा दो, एक हटाने के बाद आपके पास क्या बचा? HSO4 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि नेगेटिव को भी छोड़ दीजिए आप, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप ये मान लीजिए कि आपके पास क्या बच गया? H2SO4 में से एक H हटा दिया तो आपके पास क्या बच गया? HSO4। अब कोई धातु जोड़ दो, धातु पहले लिखते हैं किसी फार्मूले में, तो क्या बन गया? NaHSO4। ये भी क्या मिला है आपको? लवण मिला है। एक और एग्जाम्पल करो, अगर H2SO4 में से आप दोनों हाइड्रोजन हटा दो, कितनी हाइड्रोजन हटा दो? दोनों, तो आपके पास क्या बच गया? अकेला SO4। और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन हटाई हैं, इसकी जगह 2 धातु लिख दो, यानी Na2, यानी क्या बन गया? Na2SO4। ये भी क्या है? एक लवण है। आ जाएगी। ये एक परिभाषा है,
यानी एक एंगल है सोचने का, इसको मैं ये नहीं कह सकता ये पूर्ण परिभाषा, ये एक एंगल है सोचने का कि लवण क्या होते हैं। इसी तरह मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अमोनियम सल्फेट, ये आप बना के देखेंगे ये कैसे बना है। ठीक है, दूसरा एंगल, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कोई पदार्थ अम्ल हो। आइए पढ़ते हैं। लवण वे आयनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि यहां से खास बात ध्यान रखने की है भाई। पहली बात कि लवण उन पदार्थों को कहेंगे जो कैसे होंगे, आयनिक। आयनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, आयन हो। आपने कौन कौन से आयन पढ़े हैं, 2 आयन पढ़े हैं, धन आयन पढ़ा है, ऋण आयन, जिसको इंग्लिश में कैटायन और क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। यानी लवण का आयनिक होना बिल्कुल 100% जरूरी है। आयनिक नहीं है तो वो लवण नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आयनिक पदार्थ की परिभाषित करूं तो वे पदार्थ जो या तो जल में मिलाने पर या गर्म करने पर आयन बनाएं, आयन मतलब समझ गए ना, धन आयन और ऋण आयन, उन सभी पदार्थों को मैं क्या कहता हूं, लवण कहता हूं। या उन सभी पदार्थों को मैं क्या कह सकता हूं, आयनिक पदार्थ, जो पानी में मिलाने पर या गर्म करने पर क्या दें, अपने आयन दें। आइए इस परिभाषा को दोबारा पढ़ते हैं। लवण वे आयनिक पदार्थ होते हैं जिनमें H आयन के अलावा एक धन आयन और होता है तथा OH आयन के अलावा एक ऋण आयन और होता है। देखिए, लवण की एक परिभाषा और आ गई। लवण में धन आयन होंगे और क्या होगा, ऋण आयन। परंतु ऐसा पदार्थ ही लवण कहलाएगा जिसमें हाइड्रोजन के अलावा एक धन आयन और हो कम से कम। अकेला हाइड्रोजन अगर उसमें धन आयन के रूप में है तो वो आप लवण नहीं कह सकते, या अकेला ऋण आयन OH है वहां पर तो आप उसे लवण नहीं कह सकते। जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयनिक तो ये भी है, क्या ये लवण है? नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन H है। जहां पॉजिटिव आयन अकेला H होगा वो लवण नहीं होगा। आइए, क्या ये लवण है, बताने की कोशिश करिए। NaOH, इसमें Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। पॉजिटिव आयन तो ठीक है, H के अलावा है, पर OH आयन नेगेटिव होगा ना। जहां OH नेगेटिव, अकेला नेगेटिव हो, उस पदार्थ को आप लवण नहीं कह सकते। आइए चेक करें कौन कौन से पदार्थ लवण हैं, कौन कौन से पदार्थ लवण नहीं है, एक एक्टिविटी के द्वारा। पहला एग्जाम्पल देखिए, Na2HPO4, क्या ये लवण है, ये आपको चेक करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, PO4 नेगेटिव हिस्सा है, Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव हिस्से में कौन कौन है, Na और H, नेगेटिव हिस्से में कौन है, PO4। ठीक है, तो H के अलावा यहां एक धन आयन और है तो ये लवण है। आगे बात समझ में। OH इसमें है ही नहीं, PO4 नेगेटिव हिस्सा है तो ये क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। क्या NaCl लवण है? ये तो वैसे भी पता है हमें लवण है, पर इस एंगल से सोच के देखिए जो अभी आपने पढ़ा है। इसमें कितने आयन हैं, 2 आयन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन के अलावा है, लवण है। नेगेटिव आयन OH के अलावा है, ये लवण है। अगला एग्जाम्पल देखिए, PbOH होल ट्वाइस, इसके आयन बनाओ। इसके 2 आयन बन गए, कौन कौन से, Pb और OH। Pb इसका पॉजिटिव आयन है, OH इसका क्या है, नेगेटिव आयन है। पर खास बात यह है कि नेगेटिव आयन जो है वो केवल OH है, केवल OH नेगेटिव आयन होगा, वो लवण नहीं होगा। आगे बात समझ में। अगला एग्जाम्पल देखिए, KHSO4, करिए इससे। K पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है और SO4 कैसा आयन है, नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन OH है ही नहीं तो ये हो सकता है साल्ट है। और पॉजिटिव आयन क्या है, K और H दोनों है, H के अलावा कोई पॉजिटिव आयन और है तो ये भी क्या है, लवण है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, इनके आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ये लवण हैं, क्या ये साल्ट हैं? आप मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मुझे ये समझ आए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 2 एंगल हमने सोच लिए कि किन पदार्थों को लवण कहें, किन पदार्थों को लवण ना कहें। तीसरा एंगल और सोचते हैं जो कि सबसे आसान है। देखिए क्या है तीसरा एंगल। लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल की अक्षारक के साथ अभिक्रिया के कारण बनते हैं। हाँ बिल्कुल,
एसिड की और बेस की अभिक्रिया करा देना, लवण और जल बनेगा। ये हम इस लेसन में पहले भी पढ़ चुके हैं। आखिरी बात लवण के बारे में क्या है कि लवण के अंदर चार्ज जरूर बैलेंस मिलेगा, परंतु आयन बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास NaCl एक लवण है, इसमें एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, मतलब 1:1, परंतु Na2SO4 इसमें कितने आयन है पॉजिटिव? 2, और नेगेटिव आयन कितना है? 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 पॉजिटिव आयन होंगे यानी 2 कैटायन होंगे तो 2 ही एनायन होंगे। लवण के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 कैटायन हो तो 2 ही एनायन हो, यानी अनुपात बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। आपने 4 बातें सीखी हैं लवण के बारे में। किस पदार्थ को आप लवण कहोगे, वो चारों बातें आपको आ जानी चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ साल्ट्स, यानी नमक का नामकरण कैसे करें। किसी लवण का नामकरण कैसे करें, आइए देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि लवण जो होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? आयनिक। मान लीजिए AB कोई लवण है, उसके 2 हिस्से हो गए, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। जो पॉजिटिव हिस्सा है वो हमेशा किससे आता है? बेस से। और जो नेगेटिव हिस्सा है वो किससे आता है? एसिड से। यानी आप ये याद रखेंगे, किसी भी लवण के कितने हिस्से होते हैं? 2। एक हिस्सा उसका पॉजिटिव होता है, एक हिस्सा उसका नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव हिस्सा होता है वो किससे आता है? अक्षारक से, यानी कि बेस से। और जो नेगेटिव हिस्सा है वो किससे आता है? अम्ल से, यानी कि एसिड से। ठीक है, अगली बात सोचिए, जो पॉजिटिव हिस्सा है उसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। बिल्कुल दोबारा से सुनने वाली बात है, ये ध्यान से सुनना। किसी लवण के कितने हिस्से होते हैं? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हिस्से कहाँ से आएगा? अक्षारक से आएगा। नेगेटिव हिस्सा कहाँ से आएगा? अम्ल से आएगा। इस बात को आप यूं भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव हिस्सा आया किससे? बेस से। नेगेटिव हिस्सा किससे आया? आपका एसिड से। PBNA शॉर्ट फॉर्म बना लेना अपनी, PBNA। पॉजिटिव हिस्सा कहाँ से आया? बेस से। नेगेटिव हिस्सा कहाँ से आया? एसिड से। पॉजिटिव हिस्से को आप क्या कहोगे? बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव हिस्से को क्या कहोगे आप? एसिडिक रेडिकल। तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था नेमिंग के लिए, यानी किसी साल्ट का नाम कैसे हो। तो नाम जो लिखेंगे आप वो ऐसे लिखेंगे BA की फॉर्म में। पहले बेस का नाम लिखेंगे जो हिस्सा बेसिक रेडिकल का है, यानी कि जो बेस से आया है, और बाद में लिखेंगे एसिड रेडिकल, यानी जो एसिड से आया है। आइए चेक करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे NaCl जो है इसका क्या नाम होगा, तो पहले आप ये चेक करो कि Na कहाँ से आया और Cl कहाँ से आया। Na आया है बेस से, क्योंकि ये पहला हिस्सा है। कौन से बेस से आया? NaOH से। Cl कहाँ से आया है? एसिड से। ठीक है, कौन से एसिड से आया है? HCl से। तो इसका नाम क्या होगा? पहले बेस का नाम लो Na, सोडियम, और फिर बाद में एसिड वाले हिस्से का नाम लो क्लोराइड। ज़्यादातर लवणों को आइड, एट आदि से लिखते हैं। क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, यानी एट या आइड, ज़्यादातर ये टर्म यूज की जाती हैं क्लोराइडों के, यानी कि लवणों के नाम निकले में। तो अब यहाँ से समझ में आ जाएगा NaCl में क्या नाम पढ़ा जाएगा? पहले बेस वाले हिस्से का और फिर बाद में किसका हिस्सा? क्लोरीन वाले, यानी कि अम्ल वाले हिस्से का। आइए कुछ और उदाहरण चेक करते हैं कि इन अम्लों के क्या नाम होने चाहिए। बताइए इसका क्या नाम होगा? तो इसमें सबसे पहले हिस्सा कौन सा है? बेस वाला। दूसरा हिस्सा कौन सा है? एसिड वाला। तो पहले इसको पढ़ेंगे, कैल्शियम और क्लोराइड। इसको क्या पढ़ोगे आप? NaNO3। 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये हिस्सा बेस वाला, ये हिस्सा एसिड वाला। तो जो बेस वाला हिस्सा उसको पहले पढ़ेंगे सोडियम, और इसको पढ़ेंगे बाद में नाइट्रेट, यानी क्या बन गया ये? सोडियम नाइट्रेट। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, NH4SO4, इसका क्या नाम होगा? तो आपको यहां से क्या देखना है? ये हिस्सा आपका और ये हिस्सा, 2 हिस्से हो गए। ये आपका कहां से आया है? बेस से आया है। ये हिस्सा कहां से आया? एसिड से आया। तो क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया? ये
अमोनियम सल्फेट। इसी तरह मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रखे हैं। आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट लगे कि इसका नाम जो है मेरे को समझ नहीं आया, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा। यदि आप इन सभी जो नाम मैंने बता दिए उनके अलावा आप किसी का नाम अच्छे से समझ सको तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या होती है, यानी कि साल्ट्स का परिवार क्या है, लवणों का परिवार किसे कहें। आइए देखते हैं। यदि ऐसे साल्टों का समूह जिनमें या तो एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल समान हो, मान लीजिए कोई दो साल्ट हैं जैसे कि NaCl और KCl, इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक एसिड रेडिकल है और दूसरा बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल कौन सा होता है, जो पहले वाला है यानी Na। एसिड रेडिकल कौन सा होता है, जो बाद में लिखते हैं यानी कि Cl। ऐसा ही इसमें करो, इसके भी दो हिस्से बन गए Cl और K। जिन लवणों के या तो एसिड रेडिकल समान हो या बेसिक रेडिकल समान हो उनको लवणों का परिवार कहते हैं, यानी वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो क्या NaCl और KCl एक ही परिवार के सदस्य हैं? हाँ बिल्कुल हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों में एसिड रेडिकल क्या है, समान है। इस परिवार का क्या नाम रखेंगे, जिनका ये जैसे क्लोरीन समान है ना इसमें, तो इस परिवार का नाम हो जाएगा क्लोराइड परिवार, क्लोराइड फैमिली। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। Na2SO4 K2SO4, क्या ये एक ही परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं? आइए चेक करते हैं। इसमें कितने हिस्से बना लूँ मैं, दो हिस्से Na और K, एक हिस्सा SO4 का बन गया। तो SO4 इन दोनों में समान है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। और वो परिवार कौन सा है, सल्फेट परिवार, सल्फेट फैमिली है वो। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से किस किस परिवार के सदस्य हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। ये परिवार हो सकते हैं, क्लोराइड परिवार, सल्फेट परिवार, नाइट्रेट परिवार, कार्बोनेट परिवार, एसीटेट परिवार। और मैं फिर रिपीट कर दूं, परिवार का मतलब है या तो नेगेटिव आयन बराबर हो या पॉजिटिव आयन बराबर हो। जिनके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बराबर होंगे इसका मतलब वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। आइए एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं। MgSO4 Al2SO4 होल थ्राइस, क्या ये किसी एक ही परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं? तो ध्यान से देखने पर ये पता लगता है कि ये दोनों तो अलग अलग हैं, यानी कि ये दोनों कौन से हिस्से हैं हमारे, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल जो हैं वो तो अलग अलग हो गए, पर इसके एसिड रेडिकल जो हैं यानी ये हिस्से जो हैं ये एक ही परिवार के हैं। दोनों सल्फेट दिखाई दे रहे हैं यार आसानी से, तो दोनों सल्फेट हैं तो एक ही सल्फेट परिवार के सदस्य हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक ही फैमिली, सल्फेट फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, आ जाएगा समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, यानी साल्टों का वर्गीकरण, यानी लवणों का वर्गीकरण कैसे करें, यानी लवण कितनी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 तरह के लवण लिए हैं, कुछ एक आध प्रकार और बची हुई हैं, वो हायर क्लासेस में यानी +2 के अंदर ही आपको मिलती हैं। आइए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल साल्ट, यानी जिन्हें आप सामान्य लवण कहते हो। दूसरा एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण कहते हो। तीसरा आपके पास कौन सा है, बेसिक साल्ट, यानी कि अक्षारीय लवण कहते हो। चौथा आपके पास है मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवण। और डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण। आइए बारी बारी हर एक साल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले साल्ट से शुरू करते हैं। अम्लीय लवण यानी सामान्य लवण क्या होते हैं, यदि किसी अम्ल में से या किसी अक्षारक में से उसकी सारी हाइड्रोजन या सारे OH हटा दें। ध्यान से सुनना, मैं नॉर्मल साल्ट की बात कर रहा हूं। यदि किसी अम्ल में से या किसी अक्षारक में से उसकी सभी हाइड्रोजन या सभी OH हटाकर उनकी जगह हम क्या लगा दें, धातु लगा दें, तो जो लवण बनेगा वो लवण क्या कहलाएगा, सामान्य लवण कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, Na2CO3 कैसा लवण है,
इसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐसी नहीं है जो हटने के लायक हो, कोई भी OH ग्रुप इसमें नहीं है जो हटने के लायक हो। इसका मतलब ये जो बना है ये किसी अम्ल में से सारी हाइड्रोजनों को या किसी अक्षारक में से सारे OHओं को हटा के बनाया गया है। यानी इसको आप ध्यान से देखो, इसमें कोई हाइड्रोजन या OH आयन आपको दिखाई नहीं दे रहा जो हटने लायक हो। यदि हटने लायक है तो वो सामान्य लवण नहीं होगा। यदि कोई ऐसा आयन नहीं है, H या OH नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे? सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल साल्ट। एक एग्जांपल और ले लीजिए, K2CO3, ये कैसा लवण है? सामान्य लवण है या नहीं है? तो देखिए इसमें दो हिस्से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हिस्से में H नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हिस्से में OH नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात देखनी है आपको। यानी कि ये भी कैसा लवण है? सामान्य लवण है। दूसरी बात देखिए, Na2SO4, क्या ये सामान्य लवण है? बिल्कुल, क्योंकि दो हिस्से करे, पॉजिटिव देखा नेगेटिव देखा, ना H यहाँ है ना OH यहाँ है, तो ये भी कैसा लवण है? सामान्य लवण है। आ जाएगी बात समझ में? आइए अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एसिडिक लवण क्या होते हैं? कौन से लवण? एसिडिक लवण, जिनको हिंदी में आप क्या कहोगे? अम्लीय लवण क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनके पास दो हाइड्रोजन हों, जैसे कि H2SO4, तीन हाइड्रोजन हों, H3PO4, इनमें से मैं कम से कम एक हाइड्रोजन हटा दूं, यानी सारी ना हटाऊं। अगर मैं सारी तो हटा दूंगा तो वो कैसे लवण बन जाएंगे जो अभी आपने पढ़े थे नॉर्मल वाले। पर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक को रख लूं, और उस एक हटी हुई हाइड्रोजन की जगह मैं कोई क्या लगा दूं? धातु लगा दूं या अमोनियम आयन लगा दूं, तो जो लवण बनेगा उस लवण को मैं कैसा लवण कहूंगा? एसिडिक लवण कहूंगा। यानी एसिडिक लवण में हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आगे बात समझ में? कम से कम उसमें एक हाइड्रोजन जरूर होगी। किसमें? एसिडिक लवण में। आइए देखते हैं, कितनी हाइड्रोजन थी? दो, एक हटा दी -1 और एक जोड़ दिया सोडियम। पहले हटा के सोचो, एक हाइड्रोजन हट गई तो ये क्या बच गया? HSO4, ठीक है, और मैंने क्या जोड़ दिया? सोडियम। तो ये लवण कैसा बना है? एसिडिक लवण बना, ठीक है। फिर से इसमें फिर दोबारा प्रयोग करो, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो लवण बनेगा वो बनेगा Na2SO4। ये सामान्य लवण है क्योंकि आपने अब सारी हाइड्रोजन हटा दी हैं। और ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित है। ये वाला आप खुद करके देखेंगे, H3PO4, इसमें क्या जोड़ोगे? सोडियम। एक H हटाओ पहले, तो क्या बच गया? H2PO4, और क्या जोड़ दिया मैंने? एक सोडियम। ये अम्लीय लवण है। फिर प्रयोग करिए, एक H और हटा दो। अब की बार क्या होगा? Na2HPO4, ये भी कैसा है? अम्लीय लवण है। परंतु अब की बार हटा दिया तो ये कैसा लवण बन जाएगा? सामान्य लवण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। आइए अगली टाइप पढ़ते हैं। बेसिक साल्ट क्या होते हैं? यानी कि अक्षारीय लवण, वे लवण जिनमें कम से कम एक OH ग्रुप जरूर हो। जैसे वही बात थी, एसिडिक लवण में कम से कम कंडीशन क्या थी? एक H जरूर हो। अक्षारीय लवण क्या होंगे? कम से कम एक OH उसमें जरूर हो। जैसे देखिए CaOH2 ऐसा आपके पास कोई अक्षार था, ठीक है, आपने उसमें से क्या किया है? किसी एसिड से अभिक्रिया करा दी और एक OH कम करवा दिया, CaOH अकेला बच गया। और अब आपके पास मान लीजिए आपने इसमें Cl जुड़वा दिया, ठीक है, इस अक्षारक की आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दी। अगर दोनों OH तो हट जाएंगे तो फिर ये सामान्य लवण बन जाएगा। एक OH हटाया है मैंने, सिर्फ एक OH, और उसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। तो ये कैसा लवण है? अक्षारीय लवण है, यानी कि बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट की कम से कम कंडीशन है भाई, उसमें एक OH जरूर हो। अगली बात समझ में? आइए, नेगेटिव आयन के अलावा हो, अकेला OH ना हो, नेगेटिव आयन कोई और भी हो, पर एक OH उसके अलावा जरूर और हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव अकेला OH ले लोगे तो वो फिर लवण की कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। PbOHNO3, PbOHNO3, क्या ये बेसिक लवण है या नहीं है? आइए चेक करते हैं। पॉजिटिव हिस्सा Pb, नेगेटिव हिस्से में दो हो गए, OH और NO3। OH के अलावा नेगेटिव है तो ये लवण प्रूव हो रहा है, भाई लवण तो है ये। पर OH है तो ये कैसा लवण है? बेसिक लवण है। समझ में आ गई बात? अगर यही लवण ऐसे होता PbHNO3 तो ये कैसा होता? एसिडिक लवण होता। और दोनों OH और H में हटा दूं तो जो Pb और NO3 का मिक्सचर बनेगा वो कैसा लवण बनेगा?
सामान्य लवण। अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बात भाई, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है मिश्रित लवण क्या होते हैं। ऐसे लवण जिसमें दो कैटायन हो, दो एनायन हो, परंतु कैटायन हाइड्रोजन के अलावा हो, एनायन OH के अलावा हो, तो उन लवणों को हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे देखिए NaKCO3 और एक आपके सिलेबस में है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये दोनों मिश्रित लवण हैं। कैसे देखते हैं, ये CaOCl2 को समझो पहले। तो कैल्शियम है इधर, एक तरफ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो एक तरफ तो मान लीजिए क्लोरीन लिख देते हैं, दूसरी तरफ लिख दिया OCl, ये CaOCl2 का फॉर्मूला है। अब इसमें आप क्या देखते हो, पॉजिटिव आयन तो ये अकेला है, ठीक है, पर नेगेटिव आयन यहाँ पर दो हैं, ये दोनों। तो जिसमें दो कैटायन हो, दो एनायन हो, परंतु दो कैटायन हाइड्रोजन के अलावा हो, एनायन OH के अलावा हो, उनको क्या कहते हैं, मिश्रित लवण, यानी कि मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में। इसी तरह आपके पास Na, देखिए NaKCO3, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, और ये हिस्सा कैसा है, नेगेटिव है, यानी दो कैटायन हो गया आपके पास, ठीक है। जहां दो कैटायन हो पर दोनों में से हाइड्रोजन के अलावा एक जरूर हो, ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन हो तब आप उसको मिश्रित लवण कह दोगे। लास्ट है हमारे पास डबल साल्ट क्या होता है, यानी द्विक लवण क्या होते हैं। जब हम दो लवणों को मिला दें, दो लवणों को आपस में मिला दें तो एक नया लवण बनता है जिसके अपने अलग गुण होते हैं, वो लवण क्या कहलाता है, डबल साल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण भी कहते हैं। आ जाएगी। जब हम द्विक लवण को पानी में मिलाते हैं तो वो अपने जितने भी लवण के आयन होते हैं उन सब में अलग अलग टूट जाता है। जैसे मान लीजिए दो लवण थे मेरे पास AB और CD, मैंने दोनों को मिला दिया AB.CD, और ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी डबल साल्ट को लिखेंगे डॉट से लिखेंगे, यानी दो लवणों को जोड़ोगे वहाँ डॉट जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे ABCDEF, मान ली तीन लवण जोड़ दिए तो जहां डॉट मिल जाए ना वो 100% द्विक लवण है, आपका सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फिटकरी जिसे आप कहते हो, सबने सुना हुआ नाम है, कॉमन नाम है, वो एक द्विक लवण है। कैसे देखिए, फिटकरी के अंदर पोटेशियम का सल्फेट होता है K2SO4, आयरन का सल्फेट होता है FeSO4, और 24 पानी के अणु भी होते हैं, 24 H2O भी होते हैं। ये है फिटकरी, और ये किसका उदाहरण है, द्विक लवण का। कैसे, एक लवण ये रहा, दूसरा लवण ये रहा, दो के बीच में डॉट आ गई, यहाँ से भी क्लियर हो रहा था। परंतु जब मैं इसको पानी में घोलूंगा ना तो मुझे अलग अलग आयन मिलेंगे, K आयन, सल्फेट आयन, आयरन आयन, सल्फेट आयन, यानी मेरे को सब अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये कैसा लवण है, द्विक लवण। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है किसी लवण का pH कितना हो, किसी लवण का pH कितना हो। तो लवण का pH 3 ऑप्शन है हमारे पास। लवण का pH 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। परंतु ये कैसे पता लगेगा कि लवण का जो pH है वो कब 7 है, कब 7 से कम और कब 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल। यदि आपको नहीं पता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो मैंने पहले जो वीडियो डाला था, दूसरे एसिड वाला जो पहला वीडियो था, यानी दूसरा वीडियो इस लेसन का, वो आप देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। तो प्लीज़ अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो और आपको ये नहीं पता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देखिए, तब आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई अम्ल प्रबल अम्ल, कोई लवण प्रबल अम्ल तथा प्रबल अक्षारक से बना है, दोनों प्रबल हैं, तो उस लवण का pH मान 7 होगा। यदि अम्ल प्रबल है, अम्ल कैसा है, प्रबल है, और अक्षारक कैसा है, दुर्बल है, तो उसका pH मान 7 से कम होगा। यदि अक्षारक प्रबल है, अक्षारक प्रबल है, तो
उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, प्रबल अम्ल उनको कहते हैं जिनके पीएच मान 0 से 2 के बीच में होते हैं। प्रबल अक्षारक उनको कहते हैं जिनके पीएच मान 13 या 14 यानी लास्ट में पीएच सारणी के आखिर में होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रबल अक्षारक कहते हैं। या वे अम्ल जो पूर्णतया आयनीकृत हो जाएं प्रबल अम्ल होते हैं। वे अक्षारक जो पूर्णतया आयनीकृत हो जाएं प्रबल अक्षारक कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये बताना है कि NaCl कैसा लवण है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक टेबल बना लेना। सबसे पहले आप लिखना कि इसमें कौन सा अम्ल उपयोग में आया, कौन सा अक्षारक उपयोग में आया और फिर पीएच कितना है। तो देखो, आपको यह बताया हुआ है कि किसी लवण का पहला हिस्सा कहाँ से आता है? अक्षारक से। दूसरा हिस्सा कहाँ से आता है? अम्ल से। तो लिखिए, ये Cl है, कौन से अम्ल से आया होगा? HCl से। Na कहाँ से आया होगा? NaOH से। ये दोनों के दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षारक हैं। तो अगर दोनों प्रबल हैं, दोनों बराबर के हैं, तो पीएच मिलेगा 7। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, AlCl3। आइए इनके अम्ल और अक्षारक पता करते हैं। AlCl3 में Al जो है, Al ये किससे आया होगा? अक्षारक से। Cl किससे आया होगा? अम्ल से। तो Cl अम्ल से आया है तो अम्ल हमारा HCl होगा। अक्षारक से Al आया है तो हमारा अक्षारक मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो प्रबल है और ये दुर्बल है। अब ध्यान से देखो, कौन प्रबल है? अम्ल। दुर्बल कौन है? अक्षारक। जो प्रबल होगा उसकी तरफ पीएच झुक जाएगा, यानी अम्ल प्रबल है तो अम्ल की तरफ, यानी 7 से कम मिलेगा। क्या मिलेगा? पीएच 7 से कम। अगला देखिए, Na2CO3। Na2CO3 ये जो लवण है इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसके लिए वही काम करो, टेबल बनाओ, इसमें अम्ल पता करो और अक्षारक पता करो। जो दूसरा हिस्सा है ये किसका है? अम्ल का है। तो CO3 कौन से अम्ल में पढ़ा था आपने? कार्बोनिक अम्ल में, H2CO3। ये सब बातें आप दूसरे वीडियो में जाके देखें, वहाँ सब एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, तो आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आएगी। ये कहाँ से आया है? अक्षारक से। तो मैंने क्या लिख दिया? NaOH। ठीक है, अब देख लो, ये है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, और ये है प्रबल अक्षारक। अब की बार अक्षारक प्रबल है तो पीएच आपका अक्षारक की तरफ झुक जाएगा, यानी किससे होगा? 7 से ज़्यादा होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिए। एक सामान्य का, यानी कि जहाँ पीएच आपका 7 आया, दोनों अम्ल और अक्षारक प्रबल थे। एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल कराया है जिसमें अम्ल प्रबल है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा कराया है जहाँ पे अक्षारक प्रबल है। इस प्रकार आप इन सब बातों से क्लियर कर सकते हो। तीसरी बात आपने करनी है कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ छोड़ दिए, आपको ये पता करके देना है कि ये जो 3-4 एग्जाम्पल हैं ये किस प्रकार के लवणों हैं, इनका पीएच मान कितना होगा। इनके पीएच मान के लिए आप यही टेबल यूज कर लेना, कौन सा अम्ल यूज हुआ, कौन सा अक्षारक यूज हुआ, तो पीएच मान आपका अपने आप समझ में आ जाएगा। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि ये चारों के पीएच कितने होंगे। आसानी से समझ में आने वाले हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।